लेकिन जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं वो भाषा इतनी अभद्र, ऐसी शैली का प्रयोग करना एक प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी मुझे लगता है सूट नहीं करता। जिस तरह से हमने देखा कि आज जानने की बात यह है कि मोदी जी निरंतर झूठ बोलते हैं और मैंने उनका भाषण बहुत बार देखा है। झूठ बोलो और ज़ोर से बोलो, फिर से बोलो, तो उसी आइडियोलॉजी को वो बिलीव करते हैं। जनता पार्टी की कैमल बूथ है जिसको 21 साल से 18 साल का हक हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिया, जो इतने एंथुसियाज्म के साथ वोट देता था कि मैं कल रोजगार के लिए वोट दे रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए वोट दे रहा हूँ, कल मैं बेहतर जीवन के लिए वोट दे रहा हूँ। आज वो निराश है। आज उसने अपने आप को एनरोल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये आप क्या सोचते हैं? दिस इज़ एन अलार्मिंग पोजीशन। इतना बड़ा गुनहगार देश छोड़ के चला जाता है और इनका साझा उम्मीदवार, और इनको नवंबर से इन्हीं के पार्टी के एक सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि ये जो है इसकी एक ऐसी हमारे पास एक जानकारी है कि ये महिला शोषण करता है और महिला अपराध के लिए ये जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी फिर भी उसको साझा उम्मीदवार और उसके लिए वोट मांगने जाते हैं। ये हमने निरंतर देखा कि महिलाओं के अपराध की जो वृद्धि हुई है 40%, वो सबसे ज़्यादा जो संरक्षण महिला अपराधियों को मिला वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला। ठीक कहते हैं, वो 60 के पेट्रोल डीजल को 100 पार किया, अब वो कहते हैं 100 से 400 पार करेंगे। तू कैसे रोटी खाता है, तेरी रोटी पे वार करेंगे। तू कैसे दाल खाता है, तेरी दाल पे वार करेंगे। मैं प्रधानमंत्री एक ही बात तो सच बोले कि 400 पार। हम कहते हैं आप 400 पार नहीं, आप अब तड़ी पार। आपकी तड़ी पारों की सरकार अब तड़ी पार होने जा रही है, क्योंकि आपने जो हालात किए हैं देश के, आपको देश माफ नहीं करेगा। वो 370 पे जिस पे पूरे देश में वो वोट मांग रहे हैं और वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि 370 को की। 370 जहां तोड़ा वहां तो वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे 3 सीटों पे, और स्पेशली जो एक सीट इनके ऑफिस में बैठ के पूरी रेखांकित की गई कि कैसे बनाई जाएगी, कैसे पुंछ को अनंतनाग से जोड़ा गया, आज वहां से ये एक अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाते। इससे तो पहले ही ये हार गए हैं। निरंतर जो गिरावट है, कभी वो म से मछली, म से मीट, म से भ से भैंस पे आ जाते हैं, फिर मंगलसूत्र पे आ जाते हैं म से। आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नम्रता शर्मा जी जुड़ेंगे मेरे साथ, जो महामंत्री हैं, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार हो क्या रहा है। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जो बयानात दे रहे हैं, कभी मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी भैंसे ले जाएंगे। अब कह दिया कि नोट भर भर कर जो है वो कांग्रेस को अमानी अडानी जो है वो दे रहे हैं। ये बात अगर सही है तो कहाँ तक सही है? मैडम से पूछता हूँ। मैडम, क्या लग रहा है कि पहली कांग्रेस के कहीं ना कहीं खाते फ्रीज होना, अब इतना बड़ा इल्ज़ाम कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगा देना, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो प्रधानमंत्री के स्तर में गिरावट आई है, एक फेज़ के बाद, दूसरे फेज़ के बाद और तीसरे फेज़ के बाद, हम पहले से कहते हैं कि एक स्तरहीन राजनीति को जन्म दिया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री, एक महान देश का प्रधानमंत्री होना अपने आप में एक गौरव की बात थी। उस स्तर को जिस तरह से निरंतर गिराया है और निरंतर नीलाम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो बेहद निंदनीय है। वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं वो भाषा इतनी अभद्र, ऐसी शैली का प्रयोग करना एक प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी मुझे लगता है सूट नहीं करता। जिस तरह से हमने देखा कि आज जो रुझान आने लगे पहले फेज़ के, उसके बाद जो गिरावट आने लगी प्रधानमंत्री के स्वर में, गृह मंत्री के स्वर में, वो अपने आप में एक सूचक है कि बदलाव की दिशा में देश जा रहा है। देश इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, देश कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, और लोग चाहते हैं कि आज जिस तरह से बेरोजगारी ने एक बहुत भयावह रूप धारण किया है, जिस तरह से महिला शोषण, महिला अपराध बढ़ा है इस दौरे काल में, जिस तरह से महंगाई ने एक चरम सीमा पार करी है और 100 का आंकड़ा पेट्रोल डीजल पार कर गया, 1000 पार आपका ये हमारा गैस सिलेंडर हो गया, लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। लोगों ने निरंतर, हम देख रहे हैं कि लोग वापसी, ग्रामीण इलाकों में उनकी वापसी हो रही है। लोगों ने अपनी दोबारा से अपना जो काम धंधा जो छोड़ के चले गए थे उसकी तरफ, और जिस तरह से आज गिरावट आई कि आज लोग बिस्किट, और हमने देखा कि कॉलगेट तक, साबुन तक में जो खरीदारी है उसकी करने में लोगों को दिक्कत आने लगी। ये अपने आप में सूचक है कि देश के लिए जो आंकड़े आज दिखाए जा रहे हैं देश को, वो बिल्कुल गलत हैं, भ्रमित करने वाले सर्वे हैं। और जिस तरह से नीति आयोग का दुरुपयोग करके एक आंकड़ों को सामने लाना कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ रहा है, अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की देश तरफ बढ़ रहा है तो वो 80 करोड़ कौन सी जनता है जो इनसे मुफ्त राशन ले रही है? तो आज जानने की बात यह है कि मोदी जी निरंतर झूठ बोलते हैं और मैंने उनका भाषण बहुत बार देखा है। झूठ बोलो और ज़ोर से बोलो,
फिर से बोलो, तो उसी आइडियोलॉजी को वो बिलीव भारतीय करते जनता हैं। पार्टी के एक एमएलसी थे, मैंने परसों ही उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ अखबारें पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा नौकरी जो है वो मिल रही है। मैं सर, ये नौकरी अखबारों में मिल रही है कि सही में भी बच्चों को मिलेगी जो बेरोजगार है? देखिए, जो आज युवा है उसने अपने आप को एनरोल नहीं किया इलेक्शन ऑफिस में। देखिए, जो यूथ है जिसको 18 साल 21 साल से 18 साल का हक हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिया, जो इतने एंथुसियाज्म के साथ वोट देता था कि मैं कल रोजगार के लिए वोट दे रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए वोट दे रहा हूँ, कल मैं बेहतर जीवन के लिए वोट दे रहा हूँ, आज वो निराश है। आज उसने अपने आप को एनरोल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये आप क्या सोचते हैं? दिस इज़ एन अलार्मिंग पोजीशन। आज महिला अपराध, महिला शोषण जिस तरह से मणिपुर में हुआ, ये कहते हैं कि हमने अपनी एक जो हमने आदिवासी एक महिला को हमने अपने यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया, क्या उससे काम चल जाता है? लेकिन हमने देखा कि वही राष्ट्रपति, जब महिला शोषण होता है मणिपुर के अंदर, हमारी एक सैनिक की धर्मपत्नी को निर्वस्त्र करके पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है, जब अपराध होता है तो वही राष्ट्रपति चुप रहती हैं। नहीं, निर्वस्त्र वाली बात तो ये माफ़ कीजिएगा, आपको रोकूंगा, निर्वस्त्र वाली बात तो पुरानी हो गई है, प्रधानमंत्री साहब उस पर बोले नहीं। अब नई बात है, अब वही पार्टी जो एचडी देवेगौड़ा जी का पोता है, जिसके लिए प्रचार कर रहे थे ये लोग, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, साबित हो चुका है, लेकिन अभी तक आ नहीं रहे। देखिए, हम राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं, प्रियंका जी एक दिन के लिए बाहर गई अपनी बेटी से मिलने, ये प्रधानमंत्री जी को पूरा पता रहता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सबसे ज़्यादा आपको एक बात जान के, क्योंकि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा सूचना रहती है कि कब क्या कहाँ हो रहा है। और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके पास तो इनकी फ्रंटल हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो। तो किस तरह से एक इतना बड़ा गुनहगार देश छोड़ के चला जाता है और इनका साझा उम्मीदवार, और इनको नवंबर से इन्हीं के पार्टी के एक सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि ये जो है इसकी एक ऐसी हमारे पास एक जानकारी है कि ये महिला शोषण करता है और महिला अपराध के लिए ये जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी फिर भी उसको साझा उम्मीदवार और उसके लिए वोट मांगने जाते हैं। ये हमने निरंतर देखा कि महिलाओं के अपराध की जो वृद्धि हुई है 40%, वो सबसे ज़्यादा जो संरक्षण महिला अपराधियों को मिला वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला। 2021 में प्रधानमंत्री जी ये बोलते थे कि जो अगर ऐसा दुष्कर्म बर्ता पाया गया उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, तो अब क्या होगा? अब ये चीज देखिए, निर्भया कांड के जो अपराधी थे उनको अगर सजा मिली, निर्भया कांड के अगर अपराधियों के खिलाफ आज एक कानून बना, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर इस तरह की सरकार होती तो वो कानून बन सकता था? जो ये मानसिकता रखती हैं कि निर्भया को कहना चाहिए था भैया मुझे छोड़ दो। देखिए, ये वही लोग हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि खट्टर जी ने जो सीएम थे हरियाणा के, कैसे बयान दिए थे महिलाओं के लिए कि महिलाएं खुद न्योता देती हैं अपराध के लिए। तो जो ऐसी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उस पर कभी अंकुश नहीं लगा सकते। ये जो निरंकुश अपराध जो बढ़ा है महिलाओं के ऊपर, यही रीजन है कि आज जो महिला है वो खुद जानती है कि मुझसे जो भी वादे करके 2014 में मोदी जी आए थे, बहुत हुआ महिला पे अपराध, बहुत हुआ महिला पे मार, महंगाई की मार हो चाहे दूसरी तरह की मार हो, आज उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि 40% अपराध में वृद्धि हुई है इस 10 वर्षों के अंदर, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई है। तो ये आज जो अपराध है महिला शोषण और महिला शोषण करने वालों को संरक्षण देना, ये तो प्रधानमंत्री की पुरानी नीति रही है। आज इसीलिए तो महिलाएं कह रही हैं कि अब नहीं चाहिए मोदी जी आप इस बार, अब की बार बदलाव की सरकार, अब की बार इंडिया की सरकार, जुड़ेगा भारत, बनेगा इंडिया। पहले चरण तक ये बोल रहे थे 400 पार 400 पार, अब दूसरे चरण। आप गुलशन जी समझे नहीं, 400 पार तो वो कहते हैं, वो ठीक कहते हैं, वो 60 के पेट्रोल डीजल को 100 पार किया, अब वो कहते हैं 100 से 400 पार करेंगे। तू कैसे रोटी खाता है, तेरी रोटी पे वार करेंगे। तू कैसे दाल खाता है, तेरी दाल पे वार करेंगे। मैं प्रधानमंत्री एक ही बात तो सच बोले कि 400 पार, हम कहते हैं आप 400 पार नहीं, आप अब तड़ी पार, आपकी तड़ी पारों की सरकार अब तड़ी पार होने जा रही है, क्योंकि आपने जो हालात किए हैं देश के, आपको देश माफ नहीं करेगा। जिस तरह से आपने कुछ उद्योगपतियों को यहाँ मजबूत किया, 22 घरानों को आपने सारे देश की संपत्ति सौंप दी, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, आपने किस तरह से उनसे धंधा लो चंदा दो किया, आपने किस तरह से एक एक्सटॉर्शन सेंटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया, आपने ईडी आईटी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, पहले उनके घर भेजा और फिर कहा तू आता है मेरी पार्टी में या नहीं आता, तू मुझे चंदा देता है या नहीं देता, वो कहता है भैया मैं देता हूँ। हमने देखा अजीत पवार, हेमंत शर्मा, बाकी
एक छरंग भुजबल, इस तरह के तमाम एक नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन पे पहले इन्होंने दबाव बनाया, फिर उन्हें अपने में लेके आए। देखिए, ये कहते थे कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत करना है, आज वो कांग्रेस युक्त हो गए हैं पूरे। हमारे जितने भ्रष्टाचारी थे, जिनको हमने दरनिकार कर दिया था, जो हमारे में एलिनेटेड फील करते थे, दे हैव जॉइंड बीजेपी। आज वो भाजपा का हिस्सा है और आज भाजपा उनके लिए वोट मांगती है। कहीं वो डिप्टी सीएम है, कहीं वो सीएम है, कहीं उनको सीधे राज्यसभा भेजा जाता है। तो हम आज देश ये जान गया है कि भ्रष्टाचार की बातें करने वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार को इन्होंने मान्यता दी है, उन्होंने सिद्ध किया है कि भ्रष्टाचार हम सीधे लेंगे। आप तो चोरी लेते हैं, नीचे से लेते हैं, उधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं, हम सामने लेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की शक्ल में लेंगे और आपको पता भी नहीं लगने देंगे किसने देश कितना भर में दिया। इन्होंने ढिंढोरा पीटा था 370 का, और देश भर में ये कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है, और उसी जम्मू कश्मीर में कश्मीर से पीठ दिखा के ये लोग भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। देखिए, आप गुलशन जी जम्मू के सदस्य हैं, तुसी थे रो ना लियो, तो उसमें 370 टूटने के बाद साढ़े देश का क्या हाल होया। हमारा जम्मू कश्मीर जो था, ये अपना एक प्रिंसली स्टेट था, यहाँ का मुख्यमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ के अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज उस देश के दो हिस्सों में उसका विभाजन किया। लद्दाख अलग आंदोलित है, कितनी देर से वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है कि हमें 6 शेड्यूल की मांग की जा रही है, स्टेटहुड की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड इन्होंने छीन ली। उस ताज को इन्होंने उस ताज की महिमा को, उस डोगरा पगड़ी को इन्होंने तार तार किया। आज वो 370 पे, जिस पे पूरे देश में वो वोट मांग रहे हैं और वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि 370 को की। 370 जहां तोड़ा वहां तो वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे 3 सीटों पे, और स्पेशली जो एक सीट इनके ऑफिस में बैठ के पूरी रेखांकित की गई कि कैसे बनाई जाएगी, कैसे पुंछ को अनंतनाग से जोड़ा गया, आज वहां से ये एक अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाते। इससे तो पहले ही ये हार गए हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये जानते हैं कि असली हकीकत क्या है। यही तो कारण है कि आज भी विधानसभा के चुनावों से ये भागते हैं, कॉर्पोरेशन के भी चुनाव। इनको पता था कि हमने इलेक्शन नहीं लड़नी, इसलिए रजौरी पुंछ के साथ अनंतनाग को जोड़ दिया। नहीं, पहले नहीं पता था। ये सोचते थे कि शायद हम रजौरी में जो, देखो इन्होंने क्या किया था कि जो इन्होंने सीट्स को, जिस तरह से प्रधानमंत्री के बयान है, इनकी मानसिकता है। इन्होंने वहाँ से डिवीजन की वोट्स की कि ये वाले वोट यहाँ चले जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, ये वोट यहाँ से काट के यहाँ दे। आपने देखा नहीं, पूरा का पूरा बॉर्डर बेल्ट इन्होंने रिजर्व किया, क्योंकि वहाँ जाट समुदाय रहता है। जाट समुदाय ज़्यादातर कृषि से संबंधित है, किसान इस टाइम आंदोलन में थे, इन्होंने पूरा रिजर्व कर दिया। इस तरह से जो रिजर्वेशंस, जिस तरह से डिमार्केशन ऑफ असेंबलीज की गई, जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई, वो भाजपा के दफ्तर में बैठ के की गई। डिलिमिटेशन तो हुई नहीं है ना, क्योंकि डिलिमिटेशन जब होनी थी तब कोरोना चल रहा था। ये इनका कहना है, ये मेरा नहीं कहना। डिलिमिटेशन होती तो कम से कम कुछ हो सकता, लेकिन अभी जिसे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कहते हैं हमारी बकरी जम्मू से चलेगी, पुंछ तक जाएगी, उनका तो कहीं नाम नहीं है, ना सीट मिली। देखो, वो बेचारे वही बात हो गई जो कहते हैं गड्डी जांदी पुंछ रजौरी, मैं तो तक्का चोरी चोरी, बेचारे तो चोरी चोरी तक दे के रही है। वो आखा दे मैं बैठे दा नहीं, मैं खलोते दा थोड़े वास्ते, या मैं बैठे दा, तो ना खलोते दे रहे ना बैठे दे रहे। देखो, इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो किसी पार्टी का होता है, एक बहुत जिम्मेवारी की पोजीशन होती है। हमारे यहाँ तो हम ऑपोजिशन के लीडर्स को भी उतना ही सम्मान से देखते हैं। लेकिन मैं आज उनसे जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ जो धोखा होता गया और लगातार होता गया, उसमें आपने लोगों से झूठे वादे किए, और आप किस तरह से आज जनता को फेस करते हैं। आज पुंछ अनंतनाग के लोग सोचते थे, जो वहाँ के समुदाय हैं जिनके साथ आपने वादा किया था कि हम भाजपा का यहाँ से प्रत्याशी देंगे, आज वो आपने किसके खाते में जोड़े, और आज वो कहते हैं कि हम बैट बल्ले के लिए चुनाव। आज मैं उनसे जानना चाहती हूँ, ये वही बैट बल्ला है जो वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ज्वाइन करवाया, जो हिंदू भावनाओं के साथ खेल रहा है, जिसने हमारे शिवलिंग के लिए कितने आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए, हमारी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब आप उसी के लिए वोट मांगेंगे, तो आप कहाँ से हिंदूवादी विचारधारा के हैं? स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आई हुई है, ये बैट बल्ले के लिए प्रचार करने आएगी। जब मैंने इनके एमएलसी से बात की तो वो बोलते हैं हमारा कोई गठबंधन नहीं है। मैं बिना गठबंधन के, आप तो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, आप कैसे प्रचार करेंगे? देखिए, प्रचार करें या प्रसार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब कहते थे कि बी टीम्स हैं, तब ये इससे कहते थे नहीं हमारी बी टीम नहीं, बी टीम भी इनको कब ऑन नहीं करती थी। आज बी टीम भी खुल के आ गई है, हाँ हम बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति उनको इस टाइम ड्यूरिंग इलेक्शंस ज्वाइन करता है, जो एक समुदाय को गाली देता है, उसके भगवान को गाली देता है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है, जिसके खिलाफ FIR हुई, जो आज भी बेल पे बाहर है, उसको ज्वाइन करवाते हैं और उसका बहुत महिमा मंडल गाते हैं वो वाली पार्टी। उसको तो गाना तय है क्योंकि वो कश्मीर बेस्ड पार्टी है, चलता है। लेकिन क्या वो कश्मीर बेस्ड पार्टी के साथ इनका गठबंधन कहाँ तक जायज़ है? ये क्या उसके लिए वोट मांग रहे हैं? ये हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं?
लेकिन खैर ये इनकी पुरानी आदत है। मुंबई में इन्होंने गाय के कातिलों से चंदा लिया है। बीफ एक्सपोर्टर नंबर 1 बना इंडिया इन्हीं के कार्यकाल में 10 वर्षों में। इनका जो दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आज ये बेनकाब हो चुके हैं, इनको आज छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मोदी जी आज जिस तरह से बयान दे रहे हैं, निरंतर जो गिरावट है, कभी वो म से मछली, म से मीट, म से भ से भैंस पे आ जाते हैं, फिर मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, म से मणिपुर पे नहीं आते लेकिन आज जो गिरावट, उसके बाद मणिपुर पे जाते जाते आज तो मुझे लगा कि, क्योंकि हमने देखा है कि उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है पढ़ने के लिए, खुद तो वो बोलते नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर होता है उनके पास, क्योंकि अगर वो खुद बोलते तो कोई प्रेस वार्ता को संबोधित करते। आगे ऐसे अडानी भी से क्या अंबानी अडानी पे आ गए ना। देखिए ना, एक अजीब सा चुनाव आ गया है जिसमें अडानी अंबानी बीच में आ गए हैं। लगातार 130 रैलीज में कांग्रेस ने अडानी अंबानी पे हमला किया, लेकिन इस वक्त जो मुद्दे थे हमारे, जो विशेषकर हमारी महंगाई पे मार थी कि आपने जो महंगाई कह के आप सत्ता में आए हो, आज लोगों को आपने जीवन यापन करना मुश्किल कर दिया है। कुछ उद्योगपतियों को आपने सारी संस्थाएं दे दी हैं, सब कुछ आपने यहाँ से, आपने आसमान से लेके पाताल तक आपने दे दिया, खेल बेच दिया, रेल बेच दिया, कोल माइंस जिस पे आप 2G 3G किया करते थे, सारी की सारी कोल माइंस आपने अडानी को दे दी, आपने एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, आपने सी पोर्ट्स अडानी को दे दिए, ऊपर जाइए तब अडानी, नीचे जाइए तब अडानी, पाताल तक अडानी को आपने दे दिया। कोल माइंस पाताल हो गई ना, अब ऊपर हो गया आपके जहाज, हेलीकॉप्टर पे आज भी मोदी जी घूमते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने जो हमला कांग्रेस पे करना था, वही स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ ली। हम निरंतर अडानी अंबानी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको बिना किसी, आपने सब कुछ उनको दे दिया, और आपने 27,000 करोड़, जिस तरह 27 लाख करोड़, मुझे देखो हजार और लाख में भी अंतर करना मुश्किल है, 27 लाख करोड़ का लोन आपने अडानी को दिया, किसकी एवज में? सिर्फ 13 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की एवज में, और आपने 16 लाख करोड़ अरबपतियों का माफ कर दिया। क्या मेरी गरीब जनता का आप एक बाइक लेने जाएंगे ना, आपने अगर उसका लोन किश्त नहीं दी, बैंक दूसरे दिन आपकी जब्त कर लेगा बाइक, लेकिन उनकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाता। कितना पैसा लेके नीरव मोदी वगैरह सब बाहर भाग गए, काला धन लाऊंगा, टास्क फोर्स बनाऊंगा, पूछिए ना मोदी जी से। अभी आपने काले धन की बात की है, इन्होंने कल जो बयान दिया, इन्होंने कहा टेम्पू भर भर कर काला धन जो है वो कांग्रेस को दिया जाए, और राहुल जी ने पलट बार किया है। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि आपको टेम्पू भर भर कर आता होगा, तो आपको पता है। उन्होंने कहा कि आपने ये तो माना कि काला धन है और इनके पास काला धन है, तो आप ईडी सीबीआई से प्रोब क्यों नहीं करवाते हैं? आपके पास तो सारी एजेंसीज हैं, करवाइए ना प्रोब। आपने ये तो माना कि अडानी अंबानी के पास काला धन है, अगर काला धन है तो आप प्रोब कराइए। और दूसरा, पहले तो बंद कमरों में इन बातें किया करते थे, आज आपने खुले मन से बात की है, कहीं ऐसे तो नहीं। लेकिन मैं आज उनसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। देखिए, कॉरपोरेट्स जो होते हैं ये रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी आपकी जो राजनीतिक वो होती, क्योंकि बिजनेस हाउसेस जो हैं वो भी इसमें बड़ा रोल अदा करती है। आज अगर मोदी जी को ये लग रहा है, देखिए हम कहते हैं वो एक एक्सटॉर्शन सेंटर चला रहे हैं, ये उनकी एक ये भी रणनीति हो सकती है कि पहले डराऊं इन्हें तो वो और चंदा मुझे दे दें, समझ आई? जिस तरह से वो काम करते आए हैं, जिस तरह से हमने कोविशील्ड में देखा कि कोविशील्ड का मालिक एक दिन पहले मिलता है, उसको मोनोपोली दे दी जाती है, और इतनी घातक इंजेक्शन उन्होंने लोगों को लगा दिए जिससे धंधा लो, चंदा दो और एक्सटॉर्शन सेंटर चलाओ। तो एक्सटॉर्शन सेंटर जो चलाया गया वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया गया, और प्रधानमंत्री जी खुद उसमें शाना मचाना शामिल थे। जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसकी पुष्टि कल उन्होंने अपने बयान से करी है। बहरहाल देख लीजिए, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन इस वक्त विपक्ष के बड़े नेता है, क्योंकि अभी कोई सरकार बनी नहीं है। सरकार जब बनेगी तो दोबारा से हो सकता है प्रधानमंत्री आए, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि इंडियन अलायंस जो है वो तरक्की कर रहा है। क्योंकि तरक्की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोट परसेंटेज जो है वो उन्हीं जगह पर गिरी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वोट परसेंटेज गिरना यानी कि मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है वो नजर आ रही है। अभी तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है, चौथे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो बयानात आ रहे हैं यानी कि अंटशंट जो बोल रहे हैं, उन अंटशंट में कहीं ना कहीं उनका जो स्तर है वो नीचे की ओर गिरता नजर आ रहा है। क्योंकि मुद्दे की बात अगर की जाए, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, वो नहीं करेंगे, सिर्फ घेरने की जो बात है वो करेंगे। बहरहाल जी, जब विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक हो जाता है और वो विवेक हो गया है। अब विनाश काल है विपरीत बुद्धि, तो ये विपरीत बुद्धि का असर है और बिल्कुल वही है। और आज जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं
वो राम राज्य स्थापित होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में स्थापित होगा और बहुत जल्द हम उस राम राज्य की स्थापना करेंगे इस देश के अंदर। बहरहाल देख लीजिए, इंडियन अलायंस ने यह कहा था कि संविधान को बचाने की बात करने की थी और संविधान बचाने के लिए ये जो इलेक्शन है इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया अलायंस जो है उनकी बात कही गई है और ये कर भी रहे हैं, क्योंकि लगातार इलेक्शन हो रही है और इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीत कर आएगी, कौन सा दल जीत के आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।